देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। गुड इवनिंग विशाल। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, देखो हम लोग एवरेज ड्यू डेट स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने कंसेप्ट समझा था और एक ही क्वेश्चन किया था, इलास्ट्रेशन 1, ठीक है, जहाँ से हम लोगों ने कंसेप्ट भी देख लिया था कि लॉस भी नहीं होता है किसी का, इंटरेस्ट का किसी का गेन भी एक्स्ट्रा नहीं होता है अगर हम लोग अलग अलग डेट की जगह एक ही पर्टिकुलर डेट चूज कर ले, दैट इज एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। तो नेक्स्ट इस पे देखो क्या क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन 2। तो कितने सारे टॉपिक पे होता है, तो फर्स्ट देखो यहाँ पर ये देखो चार, अच्छा ये और एक पीडीएफ में लिखा हुआ था, जो भी हो 4 तरह का ट्रांजैक्शन पे हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो पहला है कि अगर एक पार्टी परचेजर है और एक पार्टी सेलर है पर्टिकुलर, तो किस तरह से होगा, वो वाला टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मतलब एक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वेयर वन पार्टी इज इन्वॉल्व, तुम लोग अपने कॉपी में देख सकते हो। और उसके बाद आता है टू पार्टीज इन्वॉल्व। तो अभी हम लोग वन पार्टी इज इन्वॉल्व ये वाला कर रहे हैं और इस पे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो इलास्ट्रेशन 2, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाई वाई, ठीक है। ड्यू टू एक्स बाई वाई मतलब कौन किसको पे करेगा, ड्यू टू एक्स बाई वाई का मतलब क्या हो जाएगा, कौन किसको पे करेगा, वाई पे करेगा। ड्यू टू एक्स है ना, मतलब एक्स को देना है, कौन देगा, वाई देगा। वाई वांट्स टू पे ऑफ 18 मार्च और 14 जुलाई, ये डेट बता दिया है, एक्चुअली ये डेट बता दिया है, लेकिन यहाँ पर ये वाई ने चूज किया है। हम या तो 18 मार्च को देंगे, मतलब केस ए है, अगर वाई 18 मार्च को देता है तो क्या होगा, अगर वाई 14 मार्च को देता है तो क्या होगा। इंटरेस्ट रेट बता दिया है, 8% पर एनम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। और यहाँ पर देखो ड्यू डेट्स बता दिया है, क्या क्या ड्यू डेट्स है, मतलब कब कब वाई को एक्स को पे करना है। तो वाई को एक बार 10 जैन को पे करना है, एक बार 26 जैन को, लेकिन रिपब्लिक डे है जो कि एक हॉलीडे होता है, तो क्योंकि रिपब्लिक डे है और पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे होने से हमें पहले से ही पता होता है, ठीक है, ये कोई सडन मैटर है नहीं, इसीलिए इसका डेट 26 के जगह कब हो जाएगा, कब पे करना पड़ेगा, बोलो 26 के जगह इसका डेट कौन सा हो जाएगा, मतलब इसमें कोई चेंज होगा क्या। अगर एक्स को पे करेगा वाई, तो वाई एक तो पे कर सकता है 10 जैन को, ठीक है, एक बिल का पेमेंट, दूसरे बिल का पेमेंट 26 जनवरी जो कि एक पब्लिक हॉलीडे हो गया ना, 26 जनवरी रिपब्लिक डे होता है, तो इस दिन तो सारे ऑफिशियल काम बंद रहते हैं। तो ये बात तो सभी को पता है पहले से ही, एक्स को भी पता है वाई को भी पता है, ठीक है। तो ये पेमेंट कब होना चाहिए फिर, अगर हमें पहले से पता होता है कि कल छुट्टी है तो हम लोग वो काम कब कर लेंगे, अगर नेसेसरी होगा तो आगे ही करना पड़ेगा ना। तो ये देखो लिखा हुआ है, तुम लोग नहीं बता रहे हो, ये देखो अगर हॉलीडे होता है यहाँ पर, ये देखो फॉर सर्टेन हॉलीडे 1 डे आफ्टर द ड्यू डेट, और इसके पहले वाले पेज में लिखा हुआ था वो मैंने यहाँ पर ओपन नहीं कर रखा है, वहां पर क्या था, बिफोर द हॉलीडे, मतलब इसका डेट कब आएगा बताओ, ये 26 तारीख का नहीं होगा, ये ट्रांजैक्शन फिर कब होना चाहिए, 25 जैन को होना चाहिए, ठीक है। 23 मार्च 18 अगस्त संडे है, तो फिर कब होगा, ये पेमेंट कब होगा, संडे में तो कोई काम नहीं होता है, तो संडे अचानक से थोड़ी ना आ जाता है, हमें पता है कि कब संडे है, जैसे आज अगर ट्यूसडे है 28 सितंबर है, तो संडे कब आएगा वो तो पता है, ऐसा थोड़ी ना कि अचानक से कोई दिन संडे आ जाएगा। तो अगर संडे पहले से पता है तो इसका ट्रांजैक्शन डेट कौन सा होना चाहिए, बोलो बोलो कौन सा होगा, क्या 18 अगस्त को ही ट्रांजैक्शन मतलब ड्यू डेट होगा या फिर कुछ और होगा, 18 अगस्त, 17 होगा, 17 होगा, क्योंकि अगर हमें नॉन हॉलीडे है तो बिफोर द मतलब हॉलीडे है ना, मतलब प्रीसीडिंग डे ऑफ द हॉलीडे, तो अगर नॉन हॉलीडे है तो पहले का, और अगर सर्टेन हॉलीडे है तो उसके बाद होगा। देखो ये मैंने लिखवाया था, अब पूछ रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट बताओ कितना पे करना है, ए अगर इस दिन पे करेंगे तो कितना पे करना पड़ेगा, अगर इस दिन पे करेंगे तो कितना पे करना पड़ेगा, ये बोल रहा है, ठीक है।
तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर पहले हम लोग एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे, ठीक है। फिर ये चेक करेंगे कि 18 मार्च को पे करने से क्या इम्पैक्ट आएगा और 14 जुलाई को पे करने से क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो पहले एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं डेट, यहाँ पर लिख लेंगे ड्यू डेट, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ डेज प्रोडक्ट, ठीक है। देखो याद हो जाएगा, आई होप कि लास्ट दिन हम लोगों ने किया था ये वाला, तुम लोग भूल गए हो शायद, आंसर नहीं दे रहे हो। देखो 10th ऑफ जैन है, 10th ऑफ जैन, इसका ड्यू डेट भी 10th ऑफ जैन ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 26 ऑफ जैन का जो ड्यू डेट है ना, इसका ड्यू डेट चेंज होके 25 ऑफ जैन हो जाना चाहिए, क्योंकि 26 ऑफ जैन में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, रिपब्लिक डे होता है। 23 ऑफ मार्च, ये 23 ऑफ मार्च ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 ऑफ अगस्त जो है, 18 ऑफ अगस्त का पहला दिन आ जाएगा, ठीक है। 17 ऑफ अगस्त अगर हमारा अननोन हॉलीडे है, सॉरी नोन हॉलीडे है। और अमाउंट देखो 500, अच्छा अमाउंट का कॉलम बनाया नहीं मैंने, यहाँ पर बना अमाउंट 500, 1000, 3000, 1000, 3000 और 4000, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो याद आ रहा है क्या, एक बेस डेट मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। बेस डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक, याद करो, बेस डेट से ड्यू डेट तक हमें डेज काउंट करना पड़ेगा, ऐसे करके ही मैंने दिखाया था, ठीक है। बेस डेट से ड्यू डेट तक हमें डेज काउंट करना पड़ता है। बेस डेट कौन सा मानेंगे, अर्लीस्ट ड्यू डेट इज द बेस डेट। तो इसमें सबसे अर्लीस्ट कौन सा, ये जैन मार्च अगस्त, तो जैन सबसे आगे आएगा, उसमें 10th, ठीक है। अर्लीस्ट ड्यू डेट हो गया 10th ऑफ जैन। अब 10th ऑफ जैन से लेके 10th ऑफ जैन कितना दिन होता है, 0 डेज होता है। 10th ऑफ जैन से लेके 10th ऑफ जैन जो है 0 डेज होता है। अच्छा, फिर 10th ऑफ जैन से 25th ऑफ जैन कितना दिन होता है, ये बताओ कितने डेज होते हैं। 15 है बोलो 15 15, हाँ 15 डेज होगा। फिर 10th ऑफ जैन से लेके 23rd ऑफ मार्च कितना दिन होता है, कैलकुलेटर लो और काउंट करके बताओ। ये देखो इस तरह से कैलकुलेट करना है, 72 हाँ 72 होगा। ये देखो ऐसे काउंट करना पड़ेगा। 10th ऑफ जैन है तो जैन का 31 डेज होता है, 31 माइनस 10, तो जैन में हुआ 21 डेज। ये भी लिखवाया था मैंने कि पहला डेट एक्सक्लूड कर देना पड़ता है ना। तो 10 तारीख से लेके 31 ऑफ जैन तक वैसे तो 22 डेज होता है, लेकिन हमें 10 एक्सक्लूड कर देना, इसलिए 21 डेज जैन का। फेब का हो गया 28 डेज। अब यहाँ पर ईयर कुछ नहीं बताया है, तो मैंने 28 ही ले लिया, क्योंकि नॉर्मल बात होता है यही। और लीप ईयर मतलब 29 होता है, लेकिन अगर ईयर नहीं बताएगा तो लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है कैसे पता करेंगे, तो हम ऐसे एजम्पशन ले रहे हैं कि लीप ईयर नहीं है, ठीक है। ये मार्च का 23 डेज बचा, तो 72 डेज तब होगा। अगर ये क्वेश्चन लीप ईयर का होता तो ये यहाँ पर एक दिन बढ़ जाता। अब ये वाला बताओ 17 अगस्त, ये कितना होगा, ये तो यहाँ तक से 209 हाँ 219 डेज। ये देखो यहाँ पर 72 डेज कैसे आया था, जैन से लेके 23 मार्च तक। हम ऐसे करते हैं 23 को हटा दो, मतलब जैन से लेके फेब तक कितना हो गया, मार्च का पूरा पूरा ले लो, 31 डेज का होता है, ठीक है। अप्रैल 30 डेज का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त का 17 तक काउंट करना है। तो 219 इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी होगा। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का मतलब अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज 0, ये हो गया 15,000, ये हो जाएगा 3,000, ये 3 इंटू 72 216, और ये 3 0, और यहाँ पर ये वाला वैल्यू हो जाएगा इंटू 4,000, तो 8,76,000 ऐड कर लो कितना हो रहा है, देखो 8,76,000, 2,16,000 प्लस 15,000, यानी 11 लाख 7,000
हाँ 7,000। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ये तो हम लोग का टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना चाहिए अमाउंट, सॉरी एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, ये कैसे होगा, बेस डेट प्लस माइनस। ठीक है, हमें प्लस चाहिए क्योंकि हमारा कुछ माइनस आया नहीं है, अगर होगा तब हम लोग देखेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो बेस डेट कितना है, बेस डेट हम लोग जो मान के क्वेश्चन कर रहे हैं यानी 10th ऑफ जैन। ठीक है, बेस डेट हम लोग का हो जाएगा 10th ऑफ जैन। तो यहाँ पर लिख देते हैं 10th ऑफ जैन प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। टोटल ऑफ अमाउंट ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 4 4 8 8,500 8,500। अच्छा, यहाँ पर आंसर डेज में आएगा, ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था। देखो ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है अमाउंट और नंबर ऑफ डेज का, नीचे भी अमाउंट है, अमाउंट अमाउंट कैंसिल होके नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। अब डिवाइड करने से आएगा 8,500। ये देखो 130.2। ठीक है, 130.23 अप्रोक्स आ रहा है इतना। ठीक है, इतना डेज। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग हमेशा राउंड अप करेंगे, राउंड ऑफ नहीं, राउंड अप करेंगे। राउंड अप का मतलब हायर साइड में लिखेंगे आंसर। जैसे मान लो कि अगर 20.29 है, अगर इसको हमें राउंड अप करना है, राउंड अप करना है तो 21 लिखेंगे। और अगर हमें ये राउंड ऑफ करना होता है, ये देखो ये राउंड अप हो गया, मतलब हम लोग हायर साइड में वैल्यू को लेंगे तब ऐसे होगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग राउंड ऑफ करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद क्या है, 5 से कम या ज्यादा है, उस हिसाब से हम लोग 21 करें या ना करें ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर राउंड अप किया जाएगा, राउंड अप मतलब हायर वैल्यू की तरफ हम लोग हमेशा लिखेंगे। तो ये पॉइंट के बाद क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद वैसे भी 2 है। तो ये देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हम लोग का 131 डेज। ठीक है, वैसे भी 2 है, ये मैंने क्यों बोला हम बता देते हैं। देखो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, पॉइंट के बाद चाहे कुछ भी हो, ये मैंने लास्ट दिन बोला भी था, पॉइंट के बाद चाहे कुछ भी हो हम लोग एक डिजिट आगे ही लेंगे, यानी 131 डेज हो जाएगा। उस हिसाब से हम लोग का आंसर क्या आएगा पहले वो चेक कर लेते। कैसे आंसर कैलकुलेट करेंगे, 10 जनवरी के बाद 10th ऑफ जैन के बाद हमें 131 डेज कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो जैन का कितना दिन, 31 माइनस 10 कर लो, जैन का हो गया 21 डेज। अच्छा, फेब का 28 डेज, फिर भी 131 नहीं होगा। मार्च का 31 डेज। ठीक है, अप्रैल का 30 डेज, देखते हैं कितना दिन हो रहा है, 20 20 20 40 40 और यहाँ पर 60 100 आ रहा है, 100 और ये लगभग कुछ आ रहा है, लेकिन 31 तो नहीं आ रहा है, शायद मई में हो जाए, देखते हैं। देखो यहाँ पर चेक करते हैं कितना दिन हुआ, 21 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30, यहाँ पर हुआ 110, हम लोग को चाहिए 131। ठीक है, और हुआ है 110, तो 131 से माइनस कर देते हैं, देखते हैं कौन सा डेट आता है, 21 ऑफ मई। तो आंसर आ जाएगा 21 ऑफ मई, ये एवरेज ड्यू डेट है। अगर इस दिन को पे करते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ये हम लोगों ने लास्ट दिन देखो चेक किया था। अगर हम लोग इस डेट पे करते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि वाई जो है वो पे ऑफ अगर 18 मार्च को करे तो क्या होगा, और अगर 14 जुलाई को करे तो क्या होगा। वैसे एवरेज ड्यू डेट ये होता है, अगर किसी को एक सिंगल डेट पे करना है तो इस ट्रांजैक्शन के लिए ये डेट सही होगा। ठीक है, इस डेट पे करने से कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और सिंगल डेट बोल रहा है, जैसे कि 18th ऑफ मार्च, अब बोलो वाई अगर बोल रहा है हम 21 ऑफ मई की जगह 18th ऑफ मार्च को ही पूरा पेमेंट कर देंगे, तो वाई को क्या मिलेगा, वाई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा या उसको रिबेट मिलेगा, ये बताओ। रिबेट यानी छूट, बोलो। अगर 21 ऑफ मई की जगह अगर 18 मार्च को वाई पे करना चाहे तो उसे क्या मिलेगा, रिबेट या देना पड़ेगा इंटरेस्ट, बताओ। रिबेट मिलेगा। रिबेट मिलेगा। ये देखो ऐसे हो रहा है ना, देखो टाइमलाइन ड्रॉ करो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ये देखो ऐसे
हम लोगों का जो एवरेज ड्यू डेट निकल के आया वो तो आया है 21 मई, ठीक है। इस डेट पे अगर हम लोग पे करते हैं, ये हम लोग का एवरेज ड्यू डेट है। और एवरेज ड्यू डेट तो एक ऐसा डेट है ना जिस डेट पे करने से कोई भी इंटरेस्ट का चार्जेस, मतलब कोई भी इंटरेस्ट का गेन या रिबेट का गेन, मतलब आइदर पार्टी की तरफ से देखो तो ना तो किसी को रिबेट मिलेगा, ना तो किसी को रिबेट देना पड़ेगा, ना तो किसी को इंटरेस्ट मिलेगा, ना तो किसी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई बोल रहा है कि हम 18 मार्च को, मतलब प्री पेमेंट हो रहा है ना, ये देखो प्री पेमेंट हो रहा है ड्यू डेट से, तो प्री पेमेंट करने पे क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा, ठीक है, रिबेट मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन ए का आंसर क्या हो जाएगा, इफ पेमेंट इज मेड ऑन, ऐसे लिखते हैं, इफ पेमेंट इज मेड ऑन 18th March, rebate will be allowed for unexpired टाइम फॉर, कितने दिन का रिबेट मिलेगा, इतने दिन पहले कर रहे, जितने दिन पहले प्री पेमेंट कर रहे उतने दिन के लिए रिबेट मिलेगा, ठीक है। अनएक्सपायर्ड टाइम फॉर कहां से कहां तक, 18 मार्च से लेके 21 मई तक का रिबेट मिलेगा, यहां से यहां तक का, ठीक है। डेज बताओ कितना दिन होता है, हम लोग डेज के हिसाब से काउंट करेंगे। तो चेक करते हैं 18 मार्च से 21 मई कितना दिन होता है, कैसे चेक करेंगे, मार्च का होता है 31, ठीक है, 31 डेज, माइनस 18 कर दो तो मार्च में 13 डेज, अप्रैल का 30, मई का 21, यानी टोटल 64 डेज हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 64 डेज, 64 डेज के लिए रिबेट मिलेगा, ठीक है। अब देखो रिबेट कितने अमाउंट में मिलेगा, जितना टोटल अमाउंट हम लोग पे कर दे रहे हैं, प्री पेमेंट कर रहे हैं, 8500 पे हम लोग प्री पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पे हमें रिबेट मिलना चाहिए, ठीक है। रिबेट का रेट क्या है, 8%। ये 8% ही क्यों ले रहे हैं, मतलब जितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उतना ही मान लेते हैं कि रिबेट है। वैसे देखो ये तो मतलब दोनों के अंदर एग्रीमेंट हुआ होगा कि लेट करने पे इंटरेस्ट इतना परसेंट और रिबेट इतना परसेंट, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग बताया नहीं है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 8% इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है और 8% जो है वो रिबेट भी ले सकता है, ठीक है। तो अगर प्री पेमेंट करेगा तो 8% रिबेट ले लेगा, 8% का मतलब हो गया 8% पर एनम दे रखा है, देखो पूरे एक साल का 8% हो जाएगा, एक साल का मतलब 365 डेज का, तो 8500 पे अगर 8% हो जाता है तो ये पूरे 1 ईयर का हो गया, डिवाइडेड बाय अगर 365 करोगे तो ये एक एक दिन का हो जाएगा, इंटू 64 करोगे तो वो 64 डेज का हो जाएगा। ये पूरा ट्रांजैक्शन अगर देखो तो ये 1 डे का ट्रांजैक्शन हो गया। 8500, ये देखो 8500 पे जैसे ही हम लोग 8% लगाएंगे और जो आंसर आया 680, ये पूरे साल भर का हो गया है ना, लेकिन हमें 64 डेज का ही रिबेट मिलेगा, तो डिवाइडेड बाय 365 पर डे का रिबेट इनटू 64, यानी रिबेट हो गया 119.23, इतना पैसा रिबेट मिलेगा। तो इसका मतलब पेमेंट कितना करना पड़ेगा, अमाउंट टू बी पेड कितना हो जाएगा बताओ। अगर पूरे पेमेंट में 8500 में अगर इतना रिबेट मिल जाएगा तो इतना अमाउंट कम पे करना पड़ेगा, इतना अमाउंट कम पे करना पड़ेगा, तो रिबेट कितना हो जाए, मतलब ओवरऑल पेमेंट कितना हो जाएगा 8500, 119.23, अगर हम लोग पॉइंट के बाद डिजिट लेना चाहते हैं या फिर ऐसे ही नॉर्मल भी लिख सकते हैं तो 8380.77, ठीक है। ये हो गया अमाउंट टू बी पेड। यहाँ पर बोला था ना डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड इन ए, केस ए में कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, केस बी। अब केस बी बोल रहा है 14 जुलाई को अगर पे करते हैं, तब देखो यहाँ पर अगर हम लोग 14 जुलाई को पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जुलाई मतलब मई के बाद आ जाएगा, अगर हमारा डेट 14 जुलाई हो जाता है, ठीक है, तो ये हो गया पोस्ट पेमेंट, मतलब बोल सकते हैं कि ड्यू डेट के बाद। तो अगर ऐसा होता है तो क्या देना पड़ेगा, बोलो वाई को क्या देना पड़ेगा, वाई का ये डेट ऐसा था जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन क्रिएट करता सभी के लिए, है ना, ब्रेक इवन की तरह बोल सकते हो, ये एक पॉइंट ब्रेक इवन की तरह होता, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड रिबेट। लेकिन अगर कोई पोस्ट पेमेंट करेगा तो क्या देना पड़ेगा, बोलो फिर वाई को क्या देना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब कितने दिन का हो जाएगा, यहां से यहां तक काउंट करके देखो कितने दिन का इंटरेस्ट हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इफ पेमेंट इज
deferred to 14th of July. इंटरेस्ट मतलब अगर देरी पे पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट इज टू बी पेड फ्रॉम 21st ऑफ मई, जो कि हम लोग का एवरेज ड्यू डेट आया था, वहां से लेके 14th ऑफ जुलाई। दैट इज कितना डेज कैलकुलेट करेंगे, तो मई कितने दिन का होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल, मई 31 का होता है, तो 31 माइनस 21 है ना। तो यहाँ से मई का कितना दिन हो गया, जून का 30, जुलाई का 14, यानी टोटल 54 डेज। 54 डेज के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। कितने अमाउंट पे, ये देखो इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे, जो अमाउंट देरी से दिया जाएगा, तो टोटल अमाउंट ही देरी से दिया जा रहा है, तो इस पे इंटरेस्ट होता है 8%। 8% रेट बता रखा था। अगर 8% करते हैं तो ये जितना अमाउंट आता है, ठीक है, ये जितना अमाउंट आता है ये पूरे साल भर का इंटरेस्ट हमें बताता है। डिवाइडेड बाय अगर 365 कर लोगे तो एक एक दिन का इंटरेस्ट हमें बता देगा। इनटू 54 डेज कर लोगे तो जो 54 डेज का डिले है उसका इंटरेस्ट हमें बता देगा, ठीक है। तो 100.60 ये हो गया। तो इसका मतलब अमाउंट टू बी पेड कितना हो जाएगा, अमाउंट टू बी पेड इस केस में कितना पे करना पड़ेगा, 8500 तो देना ही पड़ेगा, और डिले करने के वजह से 100.60 एज ए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 8600.60 इतना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर ऐसे पूछा था कि अगर ये पेमेंट का डेट अगर ऐसा 18 मार्च या 14 जुलाई हो तो एक्चुअली में कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो हम लोग एवरेज ड्यू डेट से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज ड्यू डेट एक ऐसा डेट है जिस डेट पे करने से कोई भी पार्टी को लॉस या गेन नहीं होता है। तो अगर उसके अलावा हम लोग कोई डेट पे करते हैं तो ऑब्वियसली हमें इंटरेस्ट देना पड़ सकता है या फिर हमें रिबेट मिल सकता है। तो एक केस में हमें दिखा कि रिबेट मिल रहा है, दूसरे केस में दिखा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो अमाउंट पेएबल बढ़ जाएगा, और अगर रिबेट मिलेगा तो अमाउंट पेएबल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होगा। अच्छा मैम वो हाँ हेलो जी मैम, वो 54 डेज वाला कैलकुलेशन दिखाएंगे थोड़ा। 54 डेज कहाँ से कैलकुलेट किया? 54 डेज, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक का, ये देखो पोस्ट पेमेंट कर रहे हैं तभी तो इतने दिन का डिले हो रहा है ना। तो 21 ऑफ मई से लेके 21 ऑफ मई, ठीक है, 14 ऑफ जुलाई, यहाँ तक काउंट करो कैसे होगा। ये देखो मई कितने दिन का होता है, 30 या 31, पहले वो ढूंढना पड़ेगा, 31 का होता है। तो यहाँ पर 21 डेज ऑलरेडी पास हो गया, तो मई का कितना दिन बचा, क्योंकि इतने दिन बाद दे रहा है ना, 21 मई को देना था, दे रहे 14 जुलाई को, तो कितना डिले कर रहे हैं। तो मई में कितना दिन डिले हो रहा है, मई में हो रहा है 10 दिन। जून का कितना, जून का 30, जून 30 का होता है। फिर जुलाई का कितना, जुलाई का 14 और 14 डेज, ठीक है, इतने दिन बाद हम लोग पे कर रहे हैं। मई में 10 दिन चला गया, नहीं दिया हम लोग। जून का पूरा 30 दिन चला गया, पेमेंट नहीं किए। जुलाई का 14 दिन जब आया तब हम लोग पेमेंट किए, तो ये 54 ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैम थैंक यू मैम। ठीक है, अच्छा इलस्ट्रेशन 3 देखो, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट, यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करो और एज्यूम करो कि फरवरी 28 है। देखो अब यहाँ बोल दिया है तो हम लोग 28 ही एज्यूम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें नहीं बताता है तो हम क्या करेंगे, नहीं बताता है तो भी हमें 28 डेज ही हम लोग एजम्पशन ले सकते हैं। देखो एग्जाम में अगर ऐसा हो, तुम्हें कंफ्यूजन लगे तुम लोगों को कि 28 ले या 29, नॉर्मल देखो जो आता है कि हम लोग 28 ही लेते हैं, क्योंकि 29 तो 4 साल में एक बार आता है, तो 28 लेके कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ, जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने जो आज किया, वहां पर तुम लोग को ऑब्वियसली एग्जाम में लिखना चाहिए एक नोट देके कि हम लोगों ने एजम्पशन लिया है कि फरवरी 28 डेज का है। बाई चांस अगर 29 का एजम्पशन लेके करते हो तो वो भी लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो कोई भी एजम्पशन लेते हैं तो वो हमें बताना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर एजम्पशन का कोई सवाल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही एजम्पशन दे दिया है कि 28 मानो फेब का, ठीक है।
अच्छा, अब देखो ये क्या है, ये बिल है, बिल, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो मैंने तो अभी नहीं करवाया, तुम लोगों को करवाएंगे, तुम लोग का है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बता सकते हो कोई? बिल्स क्या होता है, पता है बिल्स क्या होता है? मतलब बिल्स ड्रॉ, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल तो सुने होंगे, बिल्स क्या होता है? बिल्स का मतलब, बिल्स कब ड्रॉ किया जाता है? नॉर्मली जब हम लोग क्रेडिट परचेस करते हैं, और क्रेडिट जो है एक लंबे टाइम के लिए ले लेते हैं, जैसे मान लो मैक्सिमम 90 डेज, 3 मंथ्स बोलो या 90 डेज बोलो, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 3 मंथ, उससे ज्यादा होने से तो और वो क्रेडिट नहीं हुआ, वो फिर लोन हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा ज्यादा पीरियड का क्रेडिट लेते हैं तो फॉर द प्रूफ पर्पस, क्योंकि हो सकता है मैंने आज कुछ किसी से खरीदा और मान लो मैंने उसको पैसा नहीं दिया, ऐसा कोई अनएथिकल काम किया, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाता है ना, तो प्रूफ के लिए हम लोग बिल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, अपने कस्टमर पे, ठीक है। तो अगर देखो डर किसका है, जो सेलर है उसका, क्योंकि वो उधार में कुछ बेच रहा है, वो क्रेडिट में कुछ बेच रहा है, मान लो क्रेडिट पे किसी ने एक मोबाइल बेच दिया, ठीक है, और जो खरीद रहा है वो बोल रहा है 3 महीने बाद दे देंगे, अगर नहीं दिया तो ठीक है, लॉस किसका होगा? सेलर का होगा, उसका मोबाइल भी गया और उसका पैसा भी नहीं आया, ठीक है, पैसा तो आया ही नहीं, छोड़ो मोबाइल भी गया, मतलब उसका तो डबल लॉस हो गया, और जो लेके चला गया उसका मतलब प्रॉफिट, और क्या बोले, मतलब ये तो अनएथिकल काम हो गया, ठीक है। तो ये देखो, इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया है कि बिल्स ड्रॉ कर लेंगे कि आपने ऐसे प्रॉमिस किया है कि आप इतने दिन बाद ये पैसा इतने तारीख को दे देंगे, ये लिखा हुआ रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बिल्स। और इसीलिए यहाँ पर टर्म्स दिखेगा तुम लोगों को, देखो ये बिल 3 महीने बाद पेमेंट का बात हुआ होगा, ये बिल 60 डेज बाद पेमेंट का बात हुआ है, ये बिल 2 मंथ्स बाद पेमेंट का बात हुआ है, ये बिल 60 डेज बाद पेमेंट करने का बात हुआ है, और ये बिल जो है 2 मंथ्स बाद पेमेंट करने का बात हुआ है। टर्म का मतलब ये हो जाता है कि कितने दिन का बिल है, मतलब कितने दिन बाद पेमेंट मिलेगा, ठीक है। और एक चीज बिल में यहाँ पर बताएंगे, बाकी डिटेल्स तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में करेंगे, कि 3 दिन ग्रेस दिया जाता है, 3 डेज ग्रेस जो है ये ऐड किया जाता है। ग्रेस का मतलब क्या हो गया? छूट देना, ठीक है, ग्रेस का मतलब छूट, जैसे मैंने लास्ट दिन भी बोला था, इलेक्ट्रिक बिल में भी देख सकते हो, एक ड्यू डेट के बाद भी एक एडिशनल डेट रहता है, उसके अंदर पे करने से किसी भी तरह का कोई पेनल्टी नहीं लगता है, अदरवाइज लगता है एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है। तो जैसे ये 10 तारीख है, 10 अगस्त है, 10th ऑफ अगस्त है, तो 10th ऑफ अगस्त के बाद 3 मंथ्स बाद कौन सा डेट आएगा, फिर हम ये ग्रेस वाला समझाते हैं। 10th ऑफ अगस्त के बाद अगर 3 मंथ्स बाद पेमेंट का बात है तो किस दिन पेमेंट करना चाहिए, डेट क्या होगा बताओ? 10th अगस्त का बिल अगर 3 मंथ्स बाद पे होगा तो डेट ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए? कैलकुलेट करो तुम लोग, कैसे कैलकुलेट करोगे? 10th अगस्त से 10 to 10 डेट टू डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरह से करो, करके बताओ। अगस्त टू सितंबर 1 मंथ, ठीक है, सितंबर टू अक्टूबर फिर से 1 मंथ, अक्टूबर टू नवंबर फिर से 1 मंथ, तो कौन सा डेट आ रहा है पेमेंट करने का, बताओ कौन सा डेट आ रहा है? बोलो कौन सा डेट आ रहा है? 10 नवंबर। 10th ऑफ नवंबर, लेकिन इसमें भी 3 दिन हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब हमें यानी कि जो पे कर रहा है उसको 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, ये रूल्स होता है कि 3 दिन और भी एक्स्ट्रा दे देते हैं, कि ठीक है आपका 10 तारीख पेमेंट है, लेकिन फिर भी आपको 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं, आप और 3 दिन टाइम लीजिए और पेमेंट टाइम पे कर दीजिए, मतलब सही सही पेमेंट कर दीजिए। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसके अंडर ये बताया गया है, ठीक है। तो लॉ में भी तुम लोग पढ़ोगे अगर तुम लोग का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है तो, और उसके साथ साथ तुम लोग जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट्स में करोगे तब भी पढ़ोगे। तो 3 दिन अगर ग्रेस मिल जाएगा तो मुझे बोलो कितना तारीख हो जाएगा जिस दिन ये बिल का पेमेंट होना चाहिए, मतलब ड्यू डेट कौन सा हो जाएगा? ये तो ट्रांजैक्शन डेट है 13th ऑफ 13 नवंबर। नवंबर, 13 नवंबर। अब इसका एक सीधा सा उपाय बताते हैं कैसे चेक कर सकते हो। देखो 10th अगस्त है, इसमें 3 दिन ऐड कर दो,
13 हो गया। अब अगस्त मतलब 8 होता है, 8 में 3 मंथ्स ऐड कर दो क्योंकि 3 है तो 11 हो गया, तो आंसर हो जाएगा 13 11। इस तरह से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो सिर्फ मंथ वाले केस में। डेज वाला बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। सिर्फ मंथ वाले केस में ऐसे कैलकुलेट करके देख सकते हो कैसे होगा, शॉर्टकट वाला भी बता देते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखो, डेट टू डेट होता है अगर मंथली बिल का ट्रांजैक्शन है तो। पहले इसका कॉलम बना लेते, फिर हम तुम लोगों से पूछते हैं कि बाकी डेट क्या होगा। तो इलस्ट्रेशन 3, डेट ऑफ बिल, ठीक है। डेट ऑफ बिल क्या क्या है, अगस्त 10 2019, हाँ, फिर अक्टूबर 22 2019, अक्टूबर, दिसंबर, जैन, मार्च, अच्छा दिसंबर, जैन और मार्च। अच्छा इसमें है 4 14 14, अच्छा 4 14 और 14, ये है 2019 और लास्ट का 2 है 2020 2020, ठीक है। ये देखो लास्ट का 2 साल दिया हुआ है। टर्म, टर्म यहाँ पर लिख लेते हैं, टर्म क्या क्या है। इसमें पहला वाला टर्म था 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ, 60 डेज 2 मंथ, अच्छा 60 डेज 2 मंथ, 2 मंथ्स, और यहाँ पर 60 डेज और 2 मंथ, 60 डेज और 2 मंथ्स, ठीक है। ये टर्म हो गया। तो ड्यू डेट मतलब जिस दिन पेमेंट मिल जाएगा वो डेट कौन सा होगा, तो ड्यू डेट कौन सा हो जाएगा। ड्यू डेट को हम लोग मैच्योरिटी डेट भी बोल सकते हैं। तो मैच्योरिटी डेट इसका कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, शॉर्टकट देखो क्या कर सकते हो। 10 तारीख है तो कोई भी मंथ का 10 तारीख को जाके ही 3 मंथ्स एंड होगा, जैसे मैंने तुम लोग को भी समझाया था उस हिसाब से कि 10 से 10 कैलकुलेट करना है। तो ये तो पक्का है कि किसी एक मंथ का 10 तारीख को ही ड्यू डेट आएगा, लेकिन हम लोग को 3 दिन ग्रेस मिल जाएगा इसमें और भी, तो ये 13 हो जाएगा। क्योंकि ये 8 ऑफ मंथ है तो 8 में 3 मंथ्स ऐड कर दो 11 हो जाएगा, मतलब ये डेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तुम लोग ये वाले मंथ का भी बोल सकते हो। पहले मुझे मंथ बता दो, फिर हम 60 डेज का कैलकुलेशन बता देंगे कि डेज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो मुझे बताओ कि ये वाला कैसे होगा, इसका डेट कौन सा आएगा, 4th of December 2019, बोलो 4th of December से कैसे, या फिर लॉन्ग मेथड से देख लो। अगर ये नहीं मैंने जो बोला वो शॉर्टकट भी समझ में आ जाएगा, घर पे एक बार देखोगे तो। ये देखो 4th दिसंबर से 4th of जैन, फिर 4th of जैन से 4th of फेब, हो गया ना 2 मंथ्स। 4 दिसंबर से 4 जनवरी 1 महीना, 4 जनवरी से 4 फरवरी 2 महीना, ठीक है, 2 मंथ्स कंप्लीट। अब ये ड्यू डेट हो रहा था बट इसमें हमें 3 दिन ग्रेस मिलेगा, तो 7th of फेब है ना। तो 7th of फेब, तो इसका सिंपल वे क्या था, ये 4 दिन में 3 दिन ऐड करो 7 आ जाएगा, ठीक है। और फेब में फेब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दिसंबर है तो ये 12 है, अब 12 में 2 ऐड करोगे तो वो 14 हो जाएगा। लेकिन वैसे तो नहीं कर सकते क्योंकि 14 का तो कोई मंथ होता नहीं है, तो 12 में 1 ऐड करने से 13 मंथ भी नहीं होता है, मतलब इसका बाद जैन और फेब, तो ये हो गया फेब, ठीक है। फेब का 2000 यहाँ पर 20 लिखना चाहिए क्योंकि जैसे ही फेब आ गया तो 19 क्रॉस करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, अब अगर फिर समझा पाए हैं तो ये वाला बोलो नेक्स्ट, फिर से 2 मंथ्स वाला आ रहा है, बताओ ये कैसे होगा। 14th मार्च 2020 से लेके 2 मंथ्स बाद पे करना है इस बिल का पैसा, तो कैसे होगा कैलकुलेशन, मतलब डेट बताओ। 17, हाँ 17th of 5, 5, ठीक है। ये देखो 14th मार्च से 14th अप्रैल, ठीक है, मार्च टू अप्रैल 1 मंथ, फिर अप्रैल से लेके मई, हो गया 2 मंथ्स। इसमें 3 दिन ग्रेस लगा दो, 17th ऑफ मई, सिंपल। यहाँ पर 3 दिन ऐड करो, मार्च का मतलब 3 होता है, 3 में 4 ऐड करो 7 हो गया, सॉरी 3 में 2 ऐड करो 2, तो
5 हो जाएगा, ठीक है। 7 तो है नहीं, 2 मंथ्स है, ठीक है, मतलब 3 मंथ्स तो नहीं है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये बिल का कैलकुलेशन हम लोग सीख रहे हैं अभी, लेकिन ठीक है, ड्यू डेट अभी भी स्टार्ट नहीं किए इस क्वेश्चन का। अब हम लोग मतलब ड्यू डेट कैलकुलेट करें, अभी तक एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेशन करना स्टार्ट नहीं किया। अब देखो डेज का कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा अलग होता है। डेज में एक एक दिन मायने रखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इग्नोर कर दिया ना कि फरवरी 28 है, 29 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें डेट टू डेट मंथ कैलकुलेट करने से मतलब है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 22 अक्टूबर है, ठीक है, उसके बाद 60 डेज देखना है। तो पहले ये देखो कि अक्टूबर कितने दिन का होता है। तो अक्टूबर वैसे होता है 31 का, है ना, 31 का होता है। 31 में 22 माइनस कर देते हैं क्योंकि 22 से लग रहा है, ठीक है। बिल 22 मतलब अक्टूबर का 9 दिन था, 9 डेज था। मतलब हम लोग क्या करें, देखो हम लोगों ने 22 तारीख को एक बिल ड्रॉ करवा लिया अपने ऊपर और बोला कि 60 दिन बाद पे कर देंगे। तो सोचो सेलर का दिमाग कैसे चल रहा होगा, आज एक दिन हो गया, 2 3 4 5 ऐसे करके वो देखेगा कि अच्छा अक्टूबर में बेचे थे, अक्टूबर का 9 दिन चला गया। अब 9 दिन बाद तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते कस्टमर को, 60 दिन हम लोगों ने 60 डेज उनको टाइम दे रखा है। फिर नवंबर का कितना दिन चला जाएगा, उनको वेट करना पड़ेगा, नवंबर का 30 डेज चला जाएगा। फिर भी वो पैसा नहीं मांग सकते हैं क्योंकि उन्होंने 60 डेज का बात बोला था। फिर यहाँ पर दिसंबर आओ, दिसंबर में हो गया 31, तो ये 31 होने से आई थिंक ज्यादा हो जा रहा है, 9 + 30 + 31 ये 70 हो गया। तो इसका मतलब ये ज्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोगों को 60 डेज बाद पैसा कलेक्ट करना है, सीधा सा बात इतना है। तो यहाँ से यहाँ 39 डेज हो गया, तो 60 - 39 कर लो, 21 डेज अगर यहाँ पर लिखेंगे तो ये 60 डेज हो जाएगा। मतलब हम लोग कब ये ड्यू डेट बोल सकते हैं कि ये जो बिल बना इसका ड्यू डेट कब आ सकता है, 60 दिन बाद, मतलब कौन सा डेट, 60 डेज आफ्टर वो तो पता चला, लेकिन कौन सा डेट हो गया, डेट हो गया 21 दिसंबर। लेकिन यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट, हमारा 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड होगा क्योंकि जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बात होगा, देखो क्वेश्चन में बिल्स बोला है, जब भी बिल होगा तो 3 दिन ग्रेस लगेगा ही लगेगा, चाहे टर्म कैसा भी हो, डेज हो, मंथ हो, ईयर हो, कुछ भी हो, चाहे मतलब जैसे भी हमारा टर्म क्यों ना हो, हम लोग का ग्रेस जो है वो हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन डेज को हम लोग एक एक डेज का हिसाब रखेंगे, 31 30 सब, लेकिन मंथ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा डेट आ जाएगा, 21 दिसंबर आया, लेकिन इसमें 3 दिन ग्रेस ऐड होगा, तो 24 दिसंबर 2019 ही रहेगा क्योंकि ये दिसंबर में है। अच्छा ये वाला तुम लोग बताओ, 14 जैन वाला, ये यहाँ पर दिख रहा है कैसे कैलकुलेट किया है। तो मुझे ये बताओ कि 14 जैन का अगर 60 डेज बाद पेमेंट लेना है तो फिर कौन सा ड्यू डेट होगा, तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ। 24 दिसंबर 24 दिसंबर नहीं, अरे ठीक से पहला देखो। वाला बोल। वो तो जैन है ना, जैन के बाद 60 डेज, मैम 18 मार्च 18 मार्च, हाँ 18 मार्च, हाँ ठीक हुआ है, 18 मार्च होगा। ये देखो यहां से कैलकुलेट करेंगे, 18 मार्च सही हुआ है, ऐसे होगा। ये देखो यहाँ पर कौन सा है, 14 जैन, तो जैन का कितना दिन बचा, 14 तारीख को हम लोगों ने सेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग काउंट कर रहे हैं, 60 डेज बाद पैसा कलेक्ट करना है तो चेक करते हैं ना कितना दिन बचा, 31 से हम लोग 14 हटा देते हैं तो 17 डेज चला गया जैन का। फेब का लेंगे 28 क्योंकि क्वेश्चन हमें बता दिया है, ठीक है, फेब का 28 लेंगे। और मार्च का कितना दिन लेना पड़ेगा, मार्च वैसे तो 31 होता है लेकिन 31 लेने से ज्यादा हो जाएगा, देखो यहाँ पर 28 + 17 और -60 कर लो, देखो 15 हो गया। अब इसमें 3 दिन ग्रेस लगेगा तो ये हो जाएगा 18 मार्च, 18 मार्च 2020 हो जाएगा, ठीक है। तो डेज का कैलकुलेशन ऐसे करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा तुम लोग को सबसे मतलब जरूरी जो है तुम लोग को ये याद रखना पड़ेगा कौन सा मंथ कितने डेज का होता है, मतलब जैसे जैन हो गया, जैन मार्च मई, ठीक है, ये सब 31 का होता है, ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये सब में अगर गलती कर दोगे तो कैलकुलेशन गलत आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तो अभी हम लोगों ने जस्ट ड्यू डेट कैलकुलेट कर लिया कि ड्यू डेट कितना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने बोला है तो नेक्स्ट हम लोग अमाउंट का कॉलम बना लेंगे जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है,
और नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेज, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट। अच्छा, तो देखो अमाउंट क्या क्या है, 6000, 5000, 4000, 2000, 3000, तो 6000, 5000, 4000, 2000, 3000 टोटल ऑफ अमाउंट कर लेते, वो तो चाहिए 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 5 मतलब 20,000, ठीक है, 20,000। अच्छा, अब नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, बेस डेट कौन सा होना चाहिए, अर्लीस्ट ड्यू डेट, तो इसमें से अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सा है, तो ये देखो ये दिसंबर है, सॉरी ये नवंबर है, ठीक है, ये नवंबर है, ये दिसंबर है, ये नेक्स्ट ईयर का फेब है, मार्च है, मई है, तो इसमें से अर्लीस्ट सबसे पहले कौन सा डेट आया होगा, कैलेंडर वाइज 13 नवंबर ही आया होगा, तो इसी को लेंगे, इसको लेने से कैलकुलेशन जो है सीधा सीधा होता है, इसी वजह से ये लेना पड़ता है, बाकी कोई भी डेट लो आंसर सेम आएगा, ठीक है, ओवरऑल आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर 13 नवंबर, तो 13 नवंबर, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ डेज काउंट करना है फ्रॉम बेस डेट, तो 13 नवंबर से 13 नवंबर 0, 13 नवंबर से 24 दिसंबर कितना दिन होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, देखो ऐसे कैलकुलेट करना चाहिए, पहले नवंबर कितने दिन का होता है, नवंबर होता है 30 डेज का, ठीक है, तो 30 - 13 कर लेंगे नवंबर, फिर दिसंबर का कितना दिन 24 डेज, तो चेक करो जितना होगा 30 - 13 + 24 41, ठीक है, ये हो गया 41। अच्छा, यहाँ पर फिर से वैसे ही बेस डेट से ये तक, यहाँ तक कैलकुलेट करना पड़ेगा 7 फेब, तो 30 - 13 नवंबर, दिसंबर का कितना हो जाएगा 31 डेज, जैन का 31 और फेब का 7 डेज, चेक करते हैं कितना होता है, 30 - 13, ठीक है, +31 +31 +7, तो ये हो गया 86 डेज, देखो ये 86 डेज आ गया, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं नवंबर का, यहाँ से लेके यहाँ कैलकुलेट करना है, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब का 28 लेना है और मार्च का 18, चेक करते हैं कितना होता है, देखो सिंपल इस तरह से भी तुम लोग कैलकुलेटर में कर सकते हो, हम लोग 86 कहाँ तक किए थे, 7 फेब तक किए थे, तो 86 हुआ 7 दिन फेब का ऐड करके, हम फेब को हटा देते, क्यों, इससे मुझे यहाँ तक का टोटल मिल जाएगा, ठीक है, अब फेब को पूरा जोड़ लेंगे, यानी 28 लिख दिया और 18 लिख दिया, ये मतलब शॉर्टकट है, इससे जल्दी हो जाएगा, बाकी अगर नहीं समझ में आया मेरा बात तो अलग अलग टोटल करो, कोई बात नहीं, ठीक है, तो भी कर सकते हो, लेकिन समझ में आ जाएगा, हम इतना बोल रहे हैं 86 तो हम लोग 7, देखो ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, सेम सेम है, ठीक है, चेंज कहाँ से हुआ, फेब का 7 था, यहाँ 28 हो गया, तो इसमें से पहले 7 हटा दो, तो यहाँ तक का टोटल हमें मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये 2 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, और कुछ नहीं, टाइम सेव करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखो 30 - 13 ये तो आएगा ही, फिर ये था नवंबर, दिसंबर का 31, जैन का 31, फेब का 28, मार्च का, फेब के बाद मार्च का 31 पूरा, अप्रैल का 30 और मई का लेना पड़ेगा 17, ठीक है, तो आंसर देखो कितना आ जाएगा, तो हम लोग 18 मार्च तक हम लोगों ने 125 किया था, तो 125 - 18 कर देते हैं, तो ये हो गया फेब तक का, मार्च का 31 पूरा ऐड कर देते हैं, अप्रैल का 30 और मई का 17, यानी कि 185 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेटर पे जल्दी जल्दी होगा। प्रोडक्ट का मतलब अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से 0, 5000 इंटू 41, तो ये हो गया 205 और 3 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 4000 इंटू 86, 4000 इंटू 86, तो ये हो जाएगा 3,44,000। 2000 इंटू 125, तो ये हो गया 2,50,000 और 3000 इंटू 185, तो ये हो जाएगा 5,55,000। अब ऐड कर देंगे, ये टोटल चाहिए हमें, 5,55,000 प्लस 2,50,000 प्लस 3,44,000 प्लस 2,05,000, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है देखो 13,54,000,
चैप्टर में कैलकुलेशन ही मेन है, ठीक है। एक भी कैलकुलेशन गलत होगा तो आंसर गलत आ जाएगा, हम लोग का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू क्या होगा, बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, ठीक है। बेस डेट क्या माना था हम लोगों ने, 13th ऑफ नवंबर, ठीक है। बेस डेट है 13th ऑफ नवंबर प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट है ये वाला, ये वाला 13,54,000, 13,54,000, ठीक है। और यहाँ पर है 20,000 टोटल ऑफ अमाउंट, तो ये डिवाइडेड बाय 20,000, तो यहाँ पर हो गया 60, 13th ऑफ नवंबर प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस ही होगा क्योंकि हमारा यहाँ पर तो कुछ माइनस था नहीं, प्लस 67.7 डेज यानी 68 डेज लेना है, 13, 11 प्लस 68 डेज। अब 13th ऑफ नवंबर से 68 डेज प्लस करेंगे तो कौन सा डेट आएगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखो नवंबर कितने दिन का होता है, नवंबर होता है 30 का, 30 में 13 डेज हटा देंगे, ठीक है। 30 में 13 डेज हटा देंगे तो नवंबर का 17 डेज, दिसंबर का कितना हो जाएगा 31, हमें 68 डेज तक जाना है तो दिसंबर का 31 हो गया, जैन का 31, देखते हैं कितना हो जाता है, एक बार चेक कर लेते हैं, 17 प्लस 31 प्लस 31, 79 ज्यादा हो गया, ठीक है, ज्यादा हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 17 प्लस 31 करके बैलेंस करके चेक कर लेते हैं, माइनस 68 कर दो, यहाँ पर 20 डेज, अगर जैन का 20 डेज आएगा मतलब 28th ऑफ जैन जिस दिन होगा उस दिन हो जाएगा हम लोग का एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। 28th ऑफ जैन ये हम लोग का एवरेज ड्यू डेट हो जाएगा। तो देखो ये इस तरह से, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि बिल का मैंने कैलकुलेशन बताया किस तरह से होगा, बाकी रूल्स एज इट इज था, बस ये बिल बताने में थोड़ा सा टाइम लगा और बिल का कैलकुलेशन इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये लिखना जरूरी नहीं है, नहीं भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन एक बार प्रैक्टिस के लिए लिख लो ताकि ग्रिप आ जाए कि कैसे करके हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया 20th ऑफ जैन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें अगर तुम लोग अपने मैट में देखोगे ना, ये पहला वाला जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें तुम लोग का आंसर थोड़ा अलग दिखेगा क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर इन्होंने 20th ऑफ मे कर रखा है, देखो हम ये बता देते हैं, बाद में देखोगे तो तुम लोग को डाउट लग सकता है, वो गलत है क्योंकि कोई भी एक ही अप्रोच से हमें चलना है ना, क्योंकि राउंड अप करना पड़ता है, पॉइंट के बाद चाहे कुछ भी आए, ठीक है। तो इसी के हम लोग यहाँ पर 21 ही लेंगे, तो ये वाला फॉलो करने का जरूरत नहीं है यहाँ पर, एटलीस्ट ये जगह पे, क्योंकि ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है। बाकी ठीक है। तो इसके बाद इलस्ट्रेशन 3 का एक बार चेक कर लेते हैं, इनका आंसर के साथ हम लोग का 20th ऑफ जैन ही आया है, ठीक है, 20th ऑफ जैन। ये ठीक बात है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 4, यहाँ पर क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन 4 में, यहाँ पर बोल रहा है ए ट्रेडर हैविंग एक्सेप्टेड द फॉलोइंग सेवरल बिल्स फॉलिंग ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स, फिर से बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया है कि एक ट्रेडर है जिसने इतने सारे बिल्स जो है एक्सेप्ट किए हैं डिफरेंट डेट पे, नाउ डिजायर टू हैव दिस bills cancelled and to accept a new bill for the whole amount payable on the average due date, बोल रहा है कि ये अलग अलग डेट पे बिल हमने एक्सेप्ट किया है, मतलब ये एक्चुअली परचेजर का बात बोल रहा है। एक ट्रेडर हैविंग एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हम ये वाला एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन मैंने इतने तारीख को इतने अमाउंट का किया है, इतने दिन बाद देने का बात बोला है, ठीक है। तो ये परचेसर के लिए बोल रहा है कि परचेसर बोल रहा है कि मुझे इतना सारा डेट मत दो, मुझे एक डेट दे दो, उस डेट पे हम सारा अमाउंट पे कर देंगे, ऐसा बोला है। नाउ डिजायर टू हैव दिस बिल कैंसिल, ये सब कैंसिल करो एंड एक्सेप्ट, एक नया बिल बना लो जो कि ये पूरे टोटल अमाउंट का हो रहा है, और बताओ कौन सा दिन देना पड़ेगा, और वो दिन हमें कैलकुलेट करके बोल रहा है कि एवरेज ड्यू डेट बताओ, ये टोटल अमाउंट का एवरेज ड्यू डेट बताओ, मतलब सीधा सा बात है, हमें एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो देखो कैसे होगा, इलस्ट्रेशन 4, सीरियल नंबर दिया हुआ है पहले 1 2 3 4 5,
अच्छा, डेट ऑफ बिल, ठीक है। टर्म्स को यहाँ पर लिखा हुआ यूसेंस, ठीक है, मतलब कितने दिन बाद पे करना है। टर्म्स ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल है 1 मार्च 2020, 1 मार्च 2020। उसके बाद है 10 मार्च 5 अप्रैल। अच्छा, 10 मार्च 5 अप्रैल, 10 मार्च 5 अप्रैल, 20th अप्रैल, 11 मई, 20th अप्रैल, 11 मई। अच्छा, यहाँ पर ये कितना है, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ और 2 मंथ्स, 1 मंथ और 2 मंथ्स, ठीक है। तो ड्यू डेट, अब जैसे मंथ है तो हम लोग इजीली ड्यू डेट कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्टकट वाले मेथड से। तो बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। पहला बात तो ये है, अगर ये 1 तारीख है, इसमें 3 दिन ऐड कर दो, 3 दिन ऐड करने से कौन सा डेट आ जाएगा, फोर्थ ऑफ। अब मार्च की जगह 2 मंथ्स बाद कौन सा मंथ आएगा, 2 यहाँ पर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 4 मई। देखो ऐसे, मार्च टू अप्रैल 1 मंथ, अप्रैल टू मई 2 मंथ्स, और इसमें 3 दिन ऐड कर दो, 4 मई हो गया। शॉर्टकट में भी सेम तरह से ही आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट बताओ कौन सा होगा डेट, 10 मार्च से लेके 3 मंथ्स बाद, 10 मार्च है, 3 मंथ्स बाद कौन सा डेट होगा, बोलो बोलो कौन सा डेट होगा। 13। 13 ये बताओ, हाँ 6, इसके बाद 8 6। 8 6, हाँ ठीक हो रहा है। उसके बाद 23 5। 23 5, और ये लास्ट वाला 14 7। 14 7, हाँ 14 7 हो गया, ठीक है। अच्छा ये देखो, अब अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट 400 300 400 300 400 300, अच्छा 200 375 200 375, और ये हो गया 500, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, बेस डेट कौन सा मानेंगे, अर्लीस्ट ड्यू डेट। ड्यू डेट देखो, अर्लीस्ट ड्यू डेट इज द बेस डेट, ठीक है। अच्छा, ये सभी 20 ही है, ईयर 20 है, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, इसलिए मैंने अलग से ईयर लिखा नहीं है। तो 4 मई, ठीक है, 4 मई ये हम लोग बोलेंगे कि ड्यू डेट है। मतलब बेस डेट है, तो बेस डेट टू बेस डेट कैलकुलेट करना है, बेस डेट टू ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। तो पहला तो 0 हो जाएगा, फिर 4 मई से 13 जून, तो मई कितने दिन का होता है, तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई, मई 31 का होता है, 31 माइनस 4 मई, जून का 13 डेज, तो कितना आएगा वही लिखना पड़ेगा, 31 माइनस 4, ठीक है, प्लस 13, तो ये कितना आ गया 40 डेज, ठीक है, ये आ गया 40 डेज। अच्छा, अब यहाँ पर 31 माइनस 4 मई, ठीक है, जून का 30, जुलाई का, अच्छा जून का 30 क्यों, जून का हमें 8 दिन लेना पड़ेगा, यहाँ 8 जून है, 8 जून है, तो 8 दिन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 माइनस 4 प्लस 8, 35, ठीक है, ये हो जाएगा 35। अच्छा, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 31 माइनस 4, यहाँ पर ये हो गया मई, ठीक है, जून का, अच्छा यहाँ पर 31 माइनस 4 कर सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर मई का ही 23 बोला है, तो इसका डेट कैसे कैलकुलेट होगा बोलो। यहाँ पर 4 मई से लेके 23 मई, तो फिर 31 मई तक हम लोग क्यों जाए, यहाँ पर कितना डेज होना चाहिए बोलो, कितना डेज होना चाहिए, क्योंकि 4 मई से लेके 23 मई जाना है, तो कितना दिन होता है, 4, उसी मंथ का हो गया ना, मंथ 5 to 5 मंथ, 4 मई से लेके 23 मई तक, 4 मई से लेके 23 मई कितना दिन होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे,
23 माइनस 4 कर दो डायरेक्टली। यहाँ पर 31 तक क्यों जाए, हमें तो नेक्स्ट मंथ जाना ही नहीं है। तो 23 माइनस 4 कितना दिन होता है, 19 डेज होगा, है ना। और जुलाई, तो यहाँ से लेके 4th ऑफ मई से लेके 14th ऑफ जुलाई कैलकुलेट करना है। तो मई का जितना दिन हुआ, जून का 30 हो गया, जुलाई का 14 लेना है। तो कितना हो जाएगा, 31 माइनस 4 प्लस 30 प्लस 14, तो ये हो गया 71। ठीक है, ये 71 हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ए इंटू नंबर ऑफ डेज, ऐसे मैंने लिख दिया शॉर्टकट में। तो ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 12,000, ये हो जाएगा 70 और ये 2 0, 7,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 7,000 हो गया। और 19 इंटू 375, 375 इंटू 19, तो ये हो जाएगा 7,125। और 71 इंटू 500, तो ये हो जाएगा 35,500। तो 35,500 प्लस यहाँ पर 12,000 और ये 7,000, तो ये हो गया 19,000। 61,625। ठीक है, अब हम लोग एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट कर लेते, वही कैलकुलेट करने बोला था। तो एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। ठीक है, बेस डेट हम लोगों ने लिया था यहाँ पर 4th ऑफ मई प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया 61,000, ये दिख रहा है 61,625। और टोटल ऑफ अमाउंट ये देखना पड़ेगा कितना होगा, 400, 300, 700 एंड 200, 900, 900 एंड 500, 1400, 1400 और 375। तो ठीक है, 375 प्लस 1400, तो ये हो जाएगा 1775, 1775। 61,625 डिवाइडेड बाय 1775। ठीक है, तो ये 34.7 आ रहा है। 34.7 मतलब हम लोग इसको राउंड अप कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 34.7 डेज। यहाँ पर नेक्स्ट लिखना पड़ेगा इस तरह से 35। ठीक है, 35 डेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, 35 डेज हो गया। अब 35 डेज हम लोगों को ऐड करना है, लेस तो आया नहीं, क्योंकि जब तक कोई नेगेटिव फिगर नहीं आएगा तब तक लेस नहीं होगा। ठीक है, तो 4th ऑफ मई से लेके 35 डेज तक कौन सा डेट आएगा। अगर 4th मई है सपोज आज, तो 35 डेज बाद कौन सा डेट आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। मई का कितना दिन चला जा रहा है, मई होता है 31 का, तो 31 माइनस 4, यहाँ पर मई हो गया। जून देखते हैं, यहाँ पर 31 माइनस 4, ये हो गया 27। हम लोग को टोटल कितना दिन चाहिए, 35 चाहिए, तो यहाँ 27 हो गया। और यहाँ पर 35 लिख लेते हैं, ज्यादा तो नहीं बच रहा है ना, तो यहाँ पर एक इसी मंथ में आ जाएगा 8 जून का 8 तारीख जब आएगा, 8th ऑफ जून जब आएगा, उस दिन 35 डेज कंप्लीट होगा। मतलब 4th ऑफ मई प्लस 35 डेज कौन सा डेट आएगा। तो 4th ऑफ मई के बाद मई का 27 डेज बचता है, और जून का 8 दिन ऐड करने से 35 डेज हो जाता है। और ये 35 डेज का डेट कौन सा होता है, 8th ऑफ जून, 8th ऑफ जून 2020। ठीक है, ये 2020 का था पूरा कैलकुलेशन, ये देखो 2020 का था। तो 8th ऑफ जून 2020 हम लोग का एवरेज ड्यू डेट चेक करते हैं, 8th ऑफ जून 2020 का। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग ये वाला हम लोग सिंगल पार्टी का पढ़ रहे थे कि अगर एक ही पार्टी सेल कर रहा है या फिर एक ही पार्टी परचेस कर रहा है तो क्या होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे केस 2। ठीक है, केस 2 जो मैंने लिखवाया था, जहां पर दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ सेल या परचेस कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर मुझे
मुझे मान लो तुम लोगों से 1000 रुपया मिलेगा, ठीक है, मुझे तुम लोगों से 1000 रुपया मिलेगा और तुम लोगों को मुझसे 800 रुपया मिलेगा, तो इसका नेट सेटलमेंट क्या होगा बोल सकते हो? मुझे 1000 मिलेगा तुम लोगों से, ठीक है, और मुझे तुम लोगों को 800 रुपए अगर देना है एक एक जन को, तो एक एक जन के साथ मेरा नेट सेटलमेंट क्या होगा? क्या ऐसा करे कि तुम लोगों से 1000 ले ले और तुम लोगों को 800 दे? ये हो सकता है प्रोसेस, लेकिन अगर कोई पूछे कि नेट सेटलमेंट क्या होगा तो क्या होना चाहिए? एक्चुअली कौन किसको फिर पे करेगा? अगर मुझे 1000 मिलेगा और तुम लोगों को मेरे से 800 रुपया मिलेगा, तो फिर नेट सेटलमेंट क्या होगा? एक्चुअली में किसको मिलेगा? आपको 200 मिलेगा। इसका मतलब नेट सेटलमेंट हो गया कि मुझे 200 मिलेगा, इस तरह से सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं नेट सेटलमेंट। बाकी वो हो सकता है कि मैंने तुम लोगों से 1000 ले लिया, तुम लोग को 800 दे दिया, वो भी होता है। लेकिन नेट सेटलमेंट का मतलब क्या है कि हम लोग नेट कर लेंगे, ठीक है, जो जिसको हायर अमाउंट मिलेगा डिडक्ट कर लेते हैं कितना होता है। तो मुझे अगर 1000 तुम लोगों से मिलने ही वाला है, ठीक है, अगर हम तुम लोगों को बोलेंगे मुझे 1000 दो, तो तुम लोग भी तो मुझे बोलोगे कि हमारा 800 दे दीजिए, तो फिर ओवरऑल हम बोलेंगे ठीक है मुझे 200 दे दो, 800 कट कर लो और मुझे 200 दे दो। तो यही वाला चीज होता है नेट सेटलमेंट, जहां पर दोनों पार्टी से पेमेंट रिसीव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर हम लोग उस तरह का कैलकुलेशन सीखेंगे जहां पर इंटर ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, ठीक है। ये देखो, when more than one party is involved where one party purchase and also sells to other party, ठीक है, मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी का सिर्फ डेटर ही नहीं है, क्रेडिटर भी है। जैसे जेके टायर्स एंड मारुति सेल्स कार टू जेके टायर्स फॉर देयर एम्प्लॉइज एंड परचेज टायर्स फ्रॉम देम। मतलब देखो यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन बता रहा है, जेके टायर जो है और मारुति, ये दोनों एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर हो रहे हैं। कैसे? मारुति जो है अपना कार बेचता है, ठीक है, जेके टायर्स को उनके एम्प्लॉइज के लिए, और जेके टायर से जो है टायर भी परचेज करता है। मतलब मारुति परचेजर भी है जेके टायर्स का, मतलब क्रेडिटर भी है और डेटर भी है, ठीक है, परचेजर है तो डेटर है और सेल कर रहा है तो क्रेडिटर बन जाएगा। इन सच ए केस इंस्टेड ऑफ पेइंग ग्रॉस अमाउंट, जो मैंने बोला ग्रॉस करके भी हो सकता है, लेकिन उसमें ज्यादा चक्कर है ना, पहले मेरे को 1000 दोगे तुम लोग, फिर हम उसमें से 800 देंगे, तो नेट अच्छा होगा ना कि मुझे 200 दे दो। तो वही चीज बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ पेइंग ग्रॉस अमाउंट दे मे गो फॉर न्यू अमाउंट, that is purchase amount and sales amount will be set up, and thus where we take difference of amount and produce as net amount। यानी हम लोग नेट अमाउंट, वही चीज बोला है यहाँ पर कि हम लोग नेट अमाउंट का यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। इन सच केसेस अर्लीस्ट डेट ऑफ बोथ पार्टीज इज टेकन एज द बेस डेट। तो ऐसे केसेस में बेस डेट किसको लेना चाहिए? जो अर्लीस्ट डेट होगा दोनों पार्टी की तरफ से, जो अर्लीस्ट डेट होगा वही हम लोग बेस डेट मान के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। देखो क्या बोल रहा है, टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर, मतलब ये दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही एक दूसरे से गुड्स परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं, ठीक है। ईच अलाउइंग द अदर 1 मंथ क्रेडिट, और एक दूसरे को 1 मंथ का क्रेडिट देते हैं, मतलब सेल करने के 1 महीने बाद पैसा रिसीव करते हैं और परचेज करने के 1 महीने बाद पैसा पेमेंट करते हैं। एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स द अकाउंट रेंडर्ड एज फॉलोज। तो 3 मंथ्स बाद अकाउंट कुछ इस तरह से दिख रहा है। गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई, एक्स ने वाई को क्या क्या बेचा है? एक्स ने वाई को एक 60 रुपीज का सेल किया है, एक 70 रुपीज का सेल किया है और एक 80 रुपीज का सेल किया है, डिफरेंट डेट पे, ठीक है। तो जिस दिन को सेल किया है उसी दिन वाई ने इतने इतने अमाउंट का परचेज किया होगा, ठीक है। और गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, और वाई ने क्या क्या सेल किया है? वाई ने ये दो डेट पे इतने इतने अमाउंट का सेल किया है एक्स को, तो दोनों का सेल बता दिया, ठीक है। मतलब कोई भी एक रेस्पेक्ट में बताना है ना, या तो परचेज रेस्पेक्ट में बताओ या तो सेल रेस्पेक्ट में। मतलब गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं वाई का परचेज और इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स का परचेज, एक ही बात है, ठीक है। अब कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है? सबसे पहले यहाँ पर हम लोग दो एवरेज मतलब दो कॉलम बनाएंगे, ठीक है, मतलब दो टेबल बनाएंगे, बेसिकली दो टेबल बनाएंगे। जैसे ये एक टेबल बन रहा था, अभी दो टेबल बनेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। दो टेबल यानी कि एक बार एक्स के लिए बनाएंगे, एक बार वाई के लिए। तो कैसे होगा देखो, एक क्वेश्चन देखने से समझोगे कैसे करके प्रेजेंट करना है। यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस,
जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, देख के तो हम लोग लिखते हैं, जो दिया हुआ है वही तो लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दे रखा है 18 अप्रैल 15 मई, 18 अप्रैल 15 मई और 17 जून, ये दे रखा था। हम पहले एक्स वाला लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे डेट का ड्यू डेट कब आएगा बता सकते हो, क्योंकि 1 मंथ का क्रेडिट दिया गया है, तो ड्यू डेट कब आएगा? 21/5। हाँ, यहाँ पर बिल नहीं है, ठीक है, ये बिल नहीं है। देखो बिल्स ड्रॉ हुआ ऐसा नहीं बोल रहा है, ये नॉर्मल क्रेडिट सेल है कि लेके जा रहे हो 1 महीने बाद दे दो, कुछ बिल का जरूरत नहीं है। अगर बिल का जरूरत नहीं है तो ग्रेस मत ऐड करो, ग्रेस डेज बिना ऐड किए बताओ, क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है। बिल होगा ना तो क्वेश्चन में बता देगा कि ये बिल है। जैसे देखो यहाँ पर बिल, बिल ये वाला लैंग्वेज होना चाहिए। अगर बिल नहीं बोल रहा है तो ये नॉर्मल क्रेडिट सेल है, जहां पर कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है, 1 महीने का है, चलता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही दोनों के सेलर परचेजर है, तो इनको बिल का जरूरत नहीं पड़ रहा है। हाँ, बिल ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं कर सकते, बट इस क्वेश्चन में नहीं है। तो अगर 3 दिन ऐड नहीं होगा तो कौन सा डेट आएगा? 18/5। हाँ, 18/5। यहाँ पर 15/6 15/6 और यहाँ पर 17/7, ठीक है। अच्छा, अमाउंट हो गया 60, 70, 80, 60, 70 और 80। अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर कर दिया प्रोडक्ट। अच्छा, अब यहाँ ये तो बन गया, और नीचे और एक बार हम लोग सेम ऐसा ही बनाएंगे एक टेबल, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्वेंटी 23 अप्रैल, 24 मई। इसका ड्यू डेट बताओ, इसका ड्यू डेट, ये दो ट्रांजैक्शन का 1 मंथ है ना, ये सारा ही तो 1 मंथ है, दोनों ने ही 1 मंथ का अपने अंदर कंडीशन फिट कर रखा है। देखो, ईच अलाउइंग द अदर, हर कोई एक दूसरे को 1 मंथ का क्रेडिट दे रहा है। बोलो ड्यू डेट। 23/5 23/5, हाँ, 23 मई और 24 जून। हाँ, ये 24/6 हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, ये कॉलम, और यहाँ पर एक प्रोडक्ट कॉलम, ठीक है। अच्छा, अब हमें बेस डेट कौन सा लेना है? जो अर्लीस्ट ड्यू डेट है, जो अर्लीस्ट ड्यू डेट है, ये सब ट्रांजैक्शन में से जो अर्लीस्ट ड्यू डेट होगा, दोनों में से जो अर्लीस्ट ड्यू डेट होगा, तो अर्लीस्ट कौन सा है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना रूल्स, अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सा है? ये सब में से ये है 18 हाँ, 18 मई, 18 मई ये सबसे अर्लीस्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 18 मई को बेस डेट मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 18 मई से लेके 18 मई 0, 18 मई से लेके 15 जून कितना दिन होता है? मई कितने दिन का होता है? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई 31 का होता है, तो 31 माइनस 18, ये हो गया मई जून का 15 दिन। देख लो कितना होगा, 31 माइनस 18 प्लस 15, तो ये हो गया 28 डेज। अच्छा, यहाँ पर है जुलाई, तो 31 माइनस 18 मई, जून का होता है 30 और जुलाई का 17 दिन 17, ठीक है। तो 31 माइनस 18 प्लस 30 प्लस 17, तो ये हो गया 60, ठीक है, ये 60 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते प्रोडक्ट, 60 इंटू 0 60, 70 इंटू 28, अच्छा ये तो हो जाएगा 4800 और 70 इंटू 28 चेक करते कितना हो जाता है, 1960। तो टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 6760। यहाँ पर टोटल कर लेते हैं 60, 70 और 80, तो 6, 7 और 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 210, 210, ठीक है। अब यहाँ पर भी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बेस डेट कौन सा होगा? एक ही रहेगा, जो अर्लीस्ट ड्यू डेट है, यानी 18 मई। अब 18 मई से लेके 23 मई तक चेक करना है कितना दिन होता है, तो 23 माइनस 18, मई है ना, 18 मई से लेके 23 मई, जैसे मान लो आज 20 सितंबर से लेके 25 सितंबर कितना दिन होगा, वही चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 23 माइनस 18, तो यहाँ पर हो गया 5 डेज, ठीक है।
ये 5 डेज आ रहा है। अच्छा, और इसके बाद ये वाला यहाँ पर हो जाएगा 18 मई है, ये जून है, ठीक है। तो मई 31 का होता है, तो मई का टोटल और जून का 24 दिन, तो 31 माइनस 18, तो मई मंथ में बचता है 13 डेज एंड 24 जून का यानी 37। अब प्रोडक्ट करेंगे 52 इंटू 5 और 37 इंटू 50, 37 इंटू 50 1850, 52 इंटू 5 यानी कि 260, तो ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 2110, ठीक है, 2110। अब हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन में अब कैलकुलेशन क्या करना है, देखो इसका लॉजिक क्या होता है, फॉर्मूला तो है, लॉजिक भी बता देते हैं। देखो एक्चुअली लॉजिक क्या हो रहा है, अगर ओवरऑल देखोगे, हम एक बार अमाउंट का टोटल कर लेते हैं तब समझ जाओगे। देखो 102, इसका मतलब ये क्या डेटा लिखा है, हम लोगों ने लिखा है कि गुड्स सोल्ड बाय y टू x, इसके ऊपर लिख सकते हो, ये देखो इस तरह से लिख लो, गुड्स सोल्ड बाय y टू x, ठीक है, मतलब y को x से 102 रुपीज मिलेगा अगर अमाउंट देखते हैं, और यहाँ पर हो जाता है गुड्स सोल्ड बाय x टू y है शायद, हाँ बाय x टू y, ठीक है। और देखो x को कितना मिलेगा 210, y को कितना मिलेगा 102, तो ओवरऑल किसको मिलेगा बोल सकते हो, यहाँ पर ये जो डिटेल्स है ये है गुड्स सोल्ड बाय x टू y, मतलब ये 210 किसको मिलेगा, x को रिसीवेबल है क्योंकि x ने इतने रुपए का गुड्स बेचा है y को, और 102 जो है ये है गुड्स सोल्ड बाय y टू x, यानी y ने इतना सेल किया है, ये y का रिसीवेबल है, तो y को 102 मिलेगा, x को 210 मिलेगा, तो ओवरऑल बताओ कि कितना अमाउंट हो रहा है, नेट अमाउंट पेबल किसको है, नेट अमाउंट किसको मिलेगा ये बताओ। जैसे मैंने 1000 और 800 वाला एग्जांपल, x को मिलेगा, करेक्ट, नेट अमाउंट x को मिलेगा क्योंकि देखो x ने ज्यादा सेल किया, x ने 210 रुपीज का सेल किया है, y ने 102 रुपीज का सेल किया है, ठीक है। तो फिर x क्या बोलेगा, मेरा 210 दो, तो y बोलेगा मेरा भी 102 दो, तो x बोलेगा हाँ ले जाओ ना, 102 कट करके मुझे बाकी दो, मुझे तो तुमसे और भी ज्यादा मिलेगा, तो 108 हो रहा है, माइनस करके देखो x को मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये चीज आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना एक्सेस हो रहा है और किसको मिलेगा, नेट पेबल क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो एक्सेस अमाउंट ड्यू टू x, ठीक है, x को मिलेगा 210 माइनस 102, 210 माइनस 102, तो ये हो गया ₹108, इतना x को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट भी चेक करेंगे, एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट कितना हो रहा है, दोनों प्रोडक्ट का डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6760 माइनस 2110, 6760 माइनस 2110, तो ये हो गया 4650, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों कैलकुलेट किया, देखो ये इंस्टीट्यूट ने एक पैटर्न बोल रखा है तो इसीलिए मैंने इस तरह से करवाया, बाकी इसका एक सिंपल वे भी होता है करने का, हम लोग किसी भी एक पार्टी के तरफ से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन तुम लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट का इंस्ट्रक्शन है, इसीलिए हम उस तरह से नहीं करवा रहे। मतलब देखो पहले ट्रांजैक्शन का अगर देखोगे ना, मतलब ओवरऑल देखोगे तो किसका नेट हो रहा है वैल्यू, वो हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पर जब प्रोडक्ट करेंगे ना तो वो प्रोडक्ट डायरेक्टली इतना हमें दिखेगा, ये प्रोडक्ट डायरेक्टली हमें 4650 दिखेगा। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग ये दो टेबल किए बिना भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये देखो इसका 52 है, इसका 50 है सेल, और इसका 60 है, 70 है, 80 है, तो इस तरह से हम लोग ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पे लिख के नेगेटिव में दिखा सकते हैं। जैसे मान लो हम दिखाते हैं, देखो जैसे अगर हम लोग x के तरफ से करते हैं कि x को कितना पैसा मिलेगा, तो 60 70 80, ठीक है, और x को y को कितना देना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये देखो एक ही कॉलम
कॉलम में अगर करते हैं तो ये नहीं लिखेंगे और इसको y की तरह नहीं दिखा के इसको नेगेटिव दिखा देंगे, क्योंकि ये पेएबल अमाउंट है, ठीक है। और जैसे ही इसको नेगेटिव दिखा देंगे ये सब वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा, और ये वैल्यू नेगेटिव आने से ऑटोमेटिकली 6760 से ये दो अमाउंट माइनस होने से हमारा ये 4650 आ जाता है। मतलब हम लोग कोई भी एक पार्टी की तरफ से कर सकते हैं कि इतना मिलेगा, इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं करवा रहे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जैसे बोल रखा है वैसे करवाना चाहिए, नहीं तो ये लोग नंबर जो है वो डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो पैटर्न इन्होंने बताया उसी तरह से ही करवा रहे हैं। तो एक्सेस अमाउंट ड्यू टू एक्स ये आ गया, वहां पर भी तुम लोग माइनस करोगे ना, तो ये देखो इससे ये माइनस करोगे तो तुम लोग का 108 आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये वाला 4650 आ जाएगा। फिर सिंपल जो फॉर्मूला होता है उससे तुम लोग कर लोगे, जैसे कि बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, ऐसे करके तुम लोग कर सकते हो। यहाँ पर भी वही चीज आ जाएगा, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, बाकी चीज एक ही है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। एक टेबल से भी हम लोग कर सकते हैं, तब हमें ये देखना है कि एक्स को इतना इतना पेमेंट मिलेगा, इतना देना पड़ेगा, वो नेगेटिव में दिखाएंगे, तो ये जो अलग से कर रहे हैं ना वो यहाँ पर ही बन जाएगा, ठीक है। बाकी तुम लोग ऐसे ही करो, ठीक है। जस्ट मैंने एक बार समझा दिया कि अचानक से तुम लोग को लग सकता है ये माइनस क्यों हो रहा है, इसका लॉजिक क्या है, तो लॉजिक ये है और कुछ नहीं, ठीक है, लॉजिक ये है। तो यहाँ पर हो गया। अब हम लोग एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे, एवरेज ड्यू डेट। तो एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। तो बेस डेट कितना है, 18th ऑफ मे, 18th ऑफ मे, हाँ। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल ऑफ प्रोडक्ट में हमें कौन सा देना पता है, ये वाला जो हम लोगों ने एक्सेस, मतलब जो हम लोगों ने नेट वैल्यू कैलकुलेट किया है, यानी 4650, और अमाउंट में भी नेट अमाउंट 108। तो 18th ऑफ मे प्लस 4650 डिवाइडेड बाय 108, तो ये हो जाता है 43.05, ठीक है, 43.055, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या लिखना चाहिए, देखो 18th ऑफ मे प्लस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 43, क्यों हम बताते हैं, देखो क्यों हम बता देते हैं। ये देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि इन्होंने किया है तो मुझे करना है, ऐसा बात नहीं है, हम ये बता देते हैं, देखो क्यों होगा 43 डेज। अभी तक तो मैंने बोला था कि पॉइंट के बाद जो भी हो हम लोग उतना ही लिखेंगे, लेकिन 43 डेज क्यों लिख रहे हैं, राउंड अप करने का एक रूल्स भी होता है। बाकी सब में तुम लोग अगर देखोगे तो कहीं पर भी ऐसे 0.055 नहीं था, हम बता देते हैं, अभी एक स्लैब बताते हैं तो समझ जाओगे। तो यहाँ पर 43 डेज पहले चेक कर लेते कितना होता है। तो 18th ऑफ मई, मई कितने दिन का होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, 31 का होता है, 31 माइनस 18, ठीक है। ये देखो 31 माइनस 18, ये हो गया 13 डेज, हमें 43 डेज कवर करना है, तो जून के 30 डेज होते हैं, तो ये देखो ये पक्का 43 डेज कवर हो गया, तो ये 30th ऑफ जून हम लोग का आंसर हो जाएगा, 30th ऑफ जून, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये देखो, हेंस द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द बैलेंस इज 43 डेज आफ्टर मई 18, दैट इज ऑन जून 30, ठीक है, जून 30, ऑन जून 30 वाई हैज टू पे ₹108 टू क्लियर द अकाउंट। ये चीज लेकिन लिखना नेसेसरी है, ये लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो एक नंबर काट लिया जाएगा। ये कंक्लूजन देना ही पड़ेगा, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट का इंस्ट्रक्शन है, ये कंक्लूजन हमें देना ही पड़ेगा कि डेट ऑफ सेटलमेंट कब आ रहा है, डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द बैलेंस, बैलेंस है 108 रुपीज, कौन किसको देगा, वाई एक्स को दे देगा, कितने दिन बाद देगा, ये देखो ड्यू डेट, ये जो हम लोग का, सॉरी कितने दिन बाद देगा, 43 डेज बाद देगा, 18 मई के 43 डेज बाद, यानी कि 30th ऑफ जून को वो पे कर देगा, वाई हैज टू पे ₹108 टू क्लियर द अकाउंट। तो ये लिखना जरूरी है, तो तुम लोग एक बार लिखो मेरे साथ, ठीक है, यहाँ से देख देख के, ठीक है, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा, तो आदत कर लो, नहीं तो ऐसे ही सिर्फ करके आ जाओगे इस क्वेश्चन में जहां पर दो पार्टी का सेटलमेंट होगा। हेंस द डेट ऑफ सेटलमेंट, हेंस द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द बैलेंस इज of the balance is 43 days
आफ्टर दैट इज ऑन 30th of June. आफ्टर 18 में ये भी लिख सकते हो 43 days आफ्टर 18th of May, that is on 30th June, and Y has to pay, and Y has to pay rupees 108 to X. ठीक है, 180 था, 108. ठीक है, अब अगर तुम लोग देखोगे तो हम एक बार दिखा देते हैं ताकि तुम लोग का जो राउंड अप का कंसेप्ट है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे लास्ट दिन देखो हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वहां पर हम लोग का 40.86 आया था, तो ये 41 होगा, क्योंकि अगर नॉर्मल रूल्स भी लगाते हो तो 0.5 से ज्यादा है। लेकिन मैंने तो ये बोला था तुम लोगों को कि पॉइंट के बाद कुछ भी हो, अगर पॉइंट के बाद कुछ भी डेटा आता है तो 41 कर दो, तो यहाँ पर 86 आया, 41 कर दिए। ठीक है, अच्छा अब देखो सेकेंड जो क्वेश्चन था जहां पर 0.23 आया था, 131 करना था, बट यहाँ पर मैथ में एक रॉन्ग है, मैंने बोला ये गलत है मैथ में। ठीक है, ये सही करना पड़ेगा, तो ये 130.2 है तो 131 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कुछ भी आए तो हमें राउंड ऑफ करना है। ठीक है, ये मैंने बोला तो उसी कंसेप्ट में हो रहा है। फिर यहाँ पर 67.7 आया, इसलिए हम लोगों ने 68 कर लिया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया हम लोगों का ये डिवाइड करके 34.7, हम लोगों ने 35 कर लिया। अच्छा अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ तो आया है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको राउंड अप नहीं किया, इसका रीजन बता देते हैं। देखो राउंड अप का एक छोटा सा रूल्स होता है, देखो छोटा सा रूल्स क्या है, ये रूल्स है कि कहां पर जाके हम लोग ऐड कर सकते हैं। देखो एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर रूल्स जो है वो लिखवा देते हैं। देखो रूल्स क्या है, नंबर ऑफ डेज का राउंड अप रूल्स, राउंड अप कैसे किया जाता है। देखो तो अगर जैसे मान लो 130.00 आ रहा है तो हम लोग 130 ही करेंगे, क्योंकि इसमें देखो पॉइंट के बाद 00 आ रहा है तो उसका तो कोई रेलिवेंसी है नहीं। अगर मान लो 130.01 आ रहा है तो हम लोग 130 ही करेंगे। ठीक है, अगर 130.02 आ रहा है तब भी हम लोग 130 ही करेंगे। अगर 130.03 आता है तो भी हम लोग 130 ही करेंगे। ऐसे करके 130 पॉइंट जब 10 आएगा तब भी हम लोग 130 करेंगे। लेकिन अगर 130.11 आ गया तो वहां से हम लोग 131 स्टार्ट करेंगे। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया 130 से, कोई और भी एग्जांपल लगा सकते हो। मेन कंसेप्ट ये पीछे का डिजिट देखने का है। अगर पीछे 00 है तो कुछ भी मत करो राउंड अप। अगर पीछे 01 है, 0.01 है तो नो चेंज, 0.02, 0.03, 0.04, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 डॉट डॉट करके 0.9 के बाद क्या आ जाएगा 0.09, और इसमें अगर नेक्स्ट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें नेक्स्ट 0.01 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.10, तो वहां तक कोई चेंजेस नहीं होगा। और जैसे ही 1 ऐसे आ जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, तब हम लोग 131 करेंगे, मतलब तब जाके हम लोग ग्रेटर साइड में राउंड अप करेंगे। ठीक है, इसके पहले तक लोअर साइड, ठीक है, और इसके बाद हायर साइड। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया ना, वहां पर कोई भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। ये पहला क्वेश्चन आया जहां पर हम लोग का आ रहा है 43.055। ठीक है, मतलब 2 डिजिट लेके कंसीडर करो 0.05, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने राउंड अप जो है वो लोअर साइड पे किया, हायर साइड पे नहीं किया। तो ये रूल्स ही हमें हर जगह फॉलो करना है, और यहाँ पर मैथ में भी ये रूल से फॉलो किया हुआ है, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पता नहीं क्यों थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है इनसे। ठीक है, बाकी ऐसे करके होगा। तो राउंड अप का रूल्स हर जगह पे देखो, मतलब पॉइंट के बाद कुछ भी आए हमें हायर वैल्यू ही करना है, लेकिन ये देख लेना है कि पॉइंट के बाद क्या हमारा ऐसा है 01, 02, 03, अगर ऐसा है तो फिर हमें उस तरह से लोअर साइड में ही रखना पड़ेगा, देन हम लोग उसको राउंड अप नहीं करेंगे। ये 130 एग्जांपल था, यहाँ पर 90 ले लो, 90.00 ले लो, 20.00 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बोला, ये लास्ट जो है कंक्लूजन लिखना जरूरी है। ठीक है, कंक्लूजन लिखना जरूरी है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 6, ये हो जाएगा, ये करवा देते, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखो
क्या बोला है, मनोज हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल अगेंस्ट सोहन, मतलब मनोज और सोहन में ट्रांजैक्शन होता होगा, बिल्स का बात आ गया, बिल्स रिसीवेबल भी है मनोज का और बिल्स पेएबल भी है, मतलब मनोज ने बिल्स ड्रॉ भी किया है सोहन के ऊपर, मतलब उसको सेल किया था प्रोडक्ट तभी तो बिल्स ड्रॉ किया, और उससे बिल एक्सेप्ट भी किया, मतलब उसके पास से परचेज किया होगा। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट व्हेन द पेमेंट कैन बी रिसीव और मेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। और यहाँ पर इतने सारे डेट हमें दे दिए हैं। 15 अगस्त वाज अ पब्लिक हॉलीडे और हाउएवर 6 सितंबर 2020 वाज डिक्लेयर्ड एज सडन हॉलीडे। तो 15 अगस्त हमें बता दिया है, नहीं भी बताता है तो हमें तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, पब्लिक हॉलीडे हमें याद रखना पड़ेगा। तो देखो कैसे दो टेबल के साथ प्रेजेंटेशन होगा। पहले यहाँ पर ड्यू डेट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, और यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल, और यहाँ पर है टेनर मतलब टर्म पीरियड, और यहाँ पर डेट, बिल्स पेएबल और टेनर, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ड्यू डेट, डायरेक्टली हम ड्यू डेट का ही कॉलम बना लेते, ठीक है। अच्छा, 1 जून से लेके 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, 1 जून मतलब ये कितना तारीख हो जाएगा, 1 जून है तो ये ऐड होके हो जाएगा 4 और 6 में 3 ऐड हो गया 9, मतलब 4 सितंबर, ठीक है, 4 सितंबर 2020। हम यहाँ से देख के ही लिख लेते हैं। 5 जून है तो 5 में 3 ऐड कर दो 8 और जून में 3 ऐड कर दो 9, तो 8 सितंबर 2020। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 1 मंथ है तो 9 जून, तो 9 जून, 9 में 3 ऐड कर देंगे 12 और जून का जुलाई हो जाएगा 12 जुलाई, ठीक है। तुम लोग और एक कॉलम एक्स्ट्रा कर लो, ठीक है, अगर यहाँ पर तुम लोग को डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिख सकते हो, ठीक है। 12 जून से लेके 2 महीना, तो 12 में 3 ऐड करेंगे 15 और 2 ऐड करेंगे तो अगस्त आ जाएगा। 15 अगस्त हॉलीडे होता है इसीलिए हमें नॉन हॉलीडे है तो 14 अगस्त हम लोगों का ड्यू डेट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 20 जून तो 3 मंथ्स, तो 20 जून में 3 दिन ऐड कर देते हैं 23 और जून में 3 महीना ऐड करने से हो जाएगा 9, ठीक है। तो 23 सितंबर 2020, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग को देखना है अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट है 3000, 2500, 6000, 2500, 6000, अच्छा 1000 और 1500, ठीक है, ये हो गया अमाउंट। अब हम लोग नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। बेस डेट कौन सा लेंगे, जो अर्लीस्ट ड्यू डेट होगा, तो 4 सितंबर है, 8 सितंबर है, 12 जुलाई भी है तो जुलाई लेना चाहिए, और इसके बीच में क्या कोई अर्लीस्ट ड्यू डेट आएगा, ये बिल्स रिसीवेबल वाला लिख लिया और एक बिल्स पेएबल वाला बनाएंगे, क्योंकि हमें एक पेएबल और एक रिसीवेबल दोनों करना पड़ेगा ना आइदर पार्टी का। तो यहाँ पर देखो ये जो दे रखा है 29 सितंबर, इसमें 2 मंथ्स ऐड करेंगे तो ये 29 मई है तो ये मई जून जुलाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये 3 है, 6 है, 3 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 6 है 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 और 3 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। अच्छा, तो 12 जुलाई आ जाएगा शायद, ठीक है। एक बार हम लोग एक काम करते हैं और एक टेबल भी रेडी कर लेते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सा है। तो यहाँ पर लिखते हैं ड्यू डेट, ये बिल्स पेएबल का, तो 2 मंथ्स ऐड करेंगे तो 29 मई है, 29 मई है तो मई जून जुलाई हो जाएगा, ये जुलाई हो जाएगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा। ये देखो ऐसे होगा 29, अब ये गलत हो सकता है, जुलाई लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। 29 मई से 29 जून, 1 मंथ, 29 जून से लेके 29 जुलाई, यानी 2 मंथ्स। अब जुलाई में 3 दिन ऐड करेंगे तो 29 जुलाई, फिर नेक्स्ट डे हो जाएगा 30 जुलाई, फिर हो जाएगा जुलाई 30 का होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, नहीं 31 का होता है, तो ये सेकेंड डे हो गया ग्रेस का, और थर्ड डे हो जाएगा 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त आंसर आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें 2 ऐड करके, अगर 3 ऐड करके तुम लोग यहाँ पर 9 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 ऐड करके 5 + 2 7 कर दोगे, गलत हो जाएगा। ये 1 अगस्त आ रहा है इसका, ठीक है, 1 अगस्त, ये देखो मैंने जुलाई कर लिया था ना तो गलत हो जाएगा, 1 अगस्त आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये 3 मंथ्स ऐड कर दो, 6 में 3 9, 3 में 3 डेज, 6 सितंबर हो जाएगा, तो 6 सितंबर,
अच्छा 6 सितंबर बोला है सडन हॉलीडे, ठीक है। तो सडन हॉलीडे होने से नेक्स्ट डे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं था, हमारा ड्यू डेट 6 तारीख को आया था। लॉजिक देखो, अब अचानक से छुट्टी हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन ही काम करेंगे, पहले से रेडी थोड़ी ना थे कि हॉलीडे आएगा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर 1 मंथ, तो 9 जून, तो 9 जून है तो जुलाई हो जाएगा, 9 तारीख है तो 3 दिन ऐड करने से 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है ईयर 20 का ही हो रहा है, कोई भी ईयर चेंज नहीं हुआ। तो सबसे अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सा होगा, यहाँ पर तो दिख रहा है 12 जुलाई। अच्छा आगे देखते हैं, यहाँ पर सब सितंबर, यहाँ पर भी 12 जुलाई, यानी अर्लीस्ट ड्यू डेट 12 जुलाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 12 जुलाई से काउंट करेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ड्यू डेट, बेस डेट, ठीक है, फ्रॉम बेस डेट, बेस डेट से ड्यू डेट। तो बेस डेट कौन सा लेंगे, 12 जुलाई, ठीक है। अब यहाँ पर 12 जुलाई से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखो 12 जुलाई से 4 सितंबर कितना दिन हो जाएगा, ये देखो ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर दिखा देते हैं, जुलाई कितने दिन का होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 31 का होता है, 31 माइनस 12 जुलाई हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगस्त 31 का होता है, सितंबर 4 डेज का, यहाँ पर आके हमें रुकना है तो 54, ठीक है। अच्छा सितंबर 4 और यहाँ पर 8 सितंबर, वहां से तो और 4 दिन इसमें ऐड कर देते हैं, ये तो ऐसे ही देख के ही कर सकते हैं ना, 58। 12 जुलाई से 12 जुलाई 0 हो गया, 12 जुलाई से 14 अगस्त, तो कैसे होगा, जुलाई 31 का 31 माइनस 12 जुलाई, अगस्त का 14 डेज, तो यहाँ पर हो गया 33, ठीक है। और 23 सितंबर, तो 14 हटा देते हैं, अगस्त का पूरा 31 ऐड कर लेते हैं और सितंबर का 23, यानी 73 डेज। अब प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 54 इंटू 3000, 1,62,000, ठीक है। अच्छा 1,62,000 मेमोरी प्लस कर लेते हैं, 1,62,000, 58 इंटू 2,500, 58 इंटू 2,500, तो ये आ गया, मेमोरी प्लस कर लो 1,45,000, फिर 0 3,300 और फिर 1,500 इंटू 73, 1,500 इंटू 73, 1,09,500, ठीक है। मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल कर लेते हैं, मेमोरी रिकॉल 4,16,500 और इसमें मैंने 3300 ऐड नहीं किया था क्योंकि वो मैंने ओरली कैलकुलेट किया था, 4,19,800। अच्छा ये गलत हो गया क्या, 1,09,500, 1,62,000, 1,62,000 प्लस 1,45,000, 1,45,000 प्लस 33,000 प्लस 1,09,500, 4 लाख, हाँ थोड़ा सा गलत हुआ था, 4,49,500 होना चाहिए, 4,49,500। 34 नहीं होगा, ये वाला এটা বোধহয় 15 আগস্ট লিখে নিয়েছো দেখো। 33,000 होगा। ओ अच्छा ये है। ये डेज का बात अगर कर रहे हो ये 33 होगा, अगर ये 15 अगस्त लिख लिए हो तो गलत हो गया होगा, तब ये 34 हो गया होगा, देखो না ম্যাম ডিউ ডেটটা 15 তারিখ লিখেছি। 15 তারিখ হবে না, না কারণ ওটা আমাদের নন হলিডে। अच्छा ये देख लो 3,000, 2,000, 5,500, 5,500 और यहाँ पर 5,000 और ये 6,000, 7,000, 7,700, 7,700 हो रहा है, ठीक है। ये 7,700 हो रहा है, शायद चेक करते हैं, गलत हो रहा है शायद मेरा, 3,000 प्लस 2,500, अच्छा 600 और प्लस 1 700, अच्छा हाँ मुझे भी लग रहा है गलत हो रहा है, 14,000 हो रहा है मेरा, फिर से 7,700 आ गया। हम 14 तक 6,000 है, 6,000, 1,000। ओह अच्छा अच्छा ठीक है, 14,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से 600 हटाना चाहिए, 6,000, अच्छा छोड़ो फिर भी गलत हो रहा है, चलो तुम लोग बोल रहे हो 14,000 ही होगा तो मैंने लिख लिया। अच्छा
मैम 14 अगस्त में अमाउंट 100 लिखा हुआ है सिर्फ। ओ इसीलिए ना 1000 होगा। हाँ ये पता नहीं 0 एक कम लिख दिया मैंने। अच्छा ड्यू डेट अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। 3 बिल था, अमाउंट है 2000, 3000, 6000, 2000, 3000 और 6000। तो 6000, 3000 और 2000 मतलब 11000। ठीक है 11000। अच्छा अब यहाँ पर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट मतलब 12/7 से। ठीक है तो 12/7 से 18 कितना दिन होगा? 12/7 मतलब 31 माइनस, हाँ बोलो कितना? 20 हाँ 20 डेज ठीक हुआ है। और 12/7 से लेके 7 सितंबर ये तो 0 हो जाएगा लास्ट वाला। 57 57। अच्छा तो अब इंटू कर लेते हैं प्रोडक्ट। ये हो जाएगा 2000 इंटू 20 मतलब 40,000 और ये इंटू करने से 1,71,000 और 0 ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2,11,000। ठीक है अब सेम वैसे ही हमें एक्सेस चेक करना पड़ेगा। एक्सेस ऑफ क्या हो रहा है, बिल्स रिसीवेबल ज्यादा है कि बिल्स पेबल, ये ऊपर का थोड़ा सा लिखना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है तुम लोग लिखोगे थोड़ा सा कि बिल्स रिसीवेबल है कौन सा। ठीक है जैसे कि ये ऊपर लिख दो कि बिल्स रिसीवेबल है, तो बिल्स रिसीवेबल है 14,000 और बिल्स पेबल है 11,000 मतलब रिसीवेबल ही होगा। ठीक है तो एक्सेस ऑफ बिल्स रिसीवेबल ओवर बिल्स पेबल 14,000 रिसीवेबल है, 11,000 पेएबल है, यानी कि 3,000 रिसीवेबल हुआ। ठीक है 3,000 रिसीवेबल हुआ और एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट का एक्सेस तो ये तो है 2,11,000 और यहाँ पर आ रहा है 4,49,500। 4,49,500 कितना आ रहा है देखो। माइनस 2,11,000 2,38,500 2,38,500 ये हो गया प्रोडक्ट का एक्सेस, ये बिल्स रिसीवेबल का। अब एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट तो बेस डेट 12 जुलाई था प्लस ये हो जाएगा 2,38,500 डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट यानी कि 3,000 से डिवाइड करना पड़ेगा 79.5। ठीक है तो 12 जुलाई प्लस 79.5 डेज तो इसको हमें राउंड अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग 80 डेज लिखेंगे क्योंकि ये 0.5 है। ठीक है 80 डेज तो 12 जुलाई के बाद 80 डेज मतलब कितना दिन हो जाएगा, तो जुलाई मतलब 31 माइनस 12 तो ये होता है 19। अगस्त का हो जाएगा 31। अच्छा सितंबर का कितना दिन ले, यहाँ पर लेना पड़ेगा टोटल 80। चेक करते हैं 19 और 31, 19 प्लस 31 ये कितना होता है 50 हो गया। तो 50 हमें 80 चाहिए मतलब कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर 30। तो 30 सितंबर का लास्ट 30 होता है तो ये 30 सितंबर 2020 था क्वेश्चन में। ठीक है 30 सितंबर 2020 ये एवरेज ड्यू डेट होना चाहिए। चेक करते हैं ये रहा 30 सितंबर 2020। यहाँ पर भी ये कंक्लूजन देना पड़ेगा। हेंस डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट इज 80 आफ्टर 12 जुलाई 80 days after 12 July 30th September on 30th September Sohan has to pay Manoj 3,000 to settlement। क्यों, ये बिल्स रिसीवेबल किसका था देखो यहाँ पर डिटेल्स जो है कैसे दे रखा था, डिटेल्स ऐसे बोल रखा था मनोज हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। तो ये मनोज का बिल्स रिसीवेबल है जो उसने सोहन पे ड्रॉ किया है और ये मनोज का बिल्स पेएबल है जो उसने सोहन से एक्सेप्ट किया है। मतलब बेसिकली मनोज को सोहन से 3,000 रुपीज मिलेगा क्योंकि ये डिटेल्स पूरे मनोज के हिसाब से बोला गया था। ठीक है कि मनोज का इतना बिल्स रिसीवेबल है मतलब इतना सेल किया है और इतना परचेस किया है, तो सेल ज्यादा किया है तो फिर परचेस कम किया है, परचेस का वैल्यू माइनस करने से नेट अमाउंट आ जाता है 3,000। और ये लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं ये लाइन लेकिन लिखना ही पड़ेगा।
ठीक है, ये लाइन लिखना ही पड़ेगा। तो ये लाइन तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसा और एक क्वेश्चन है, तुम लोग को होमवर्क में दे देते हैं, इलास्ट्रेशन 7, एक नहीं 2 है, ये वाला कर पाओगे कि नहीं? हाँ कर पाओगे, इलास्ट्रेशन 7, इलास्ट्रेशन 8, ठीक है। और उसके बाद दूसरा केस हो जाएगा स्टार्ट। तो हम यहाँ पर बता देते हैं तुम लोग होमवर्क में क्या क्या कर सकते हो। इलास्ट्रेशन 7, 8 और एक लास्ट में 12 है, जो कि ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ये 3 हम तुम लोग को होमवर्क में दे देते हैं, बाकी केस 3 बाकी रहेगा, ठीक है। केस 2 भी बता दिया, 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया, और बाकी केस 3 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और होमवर्क भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।